वेलकम टू जीरो आइस में आपका स्वागत है दोस्तों। यूपीएससी प्रीलिम 2025 का ये हमारा एमसीक्यू के द्वारा रिवीजन का क्लास चल रहा है, जिसका ये क्लास नंबर 5 है। ठीक है, हम लोग इकोनॉमी से स्टार्ट किए थे, अभी तक हमने 55 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, और हमारा टारगेट है कि हर सब्जेक्ट में लगभग आपका 1000-1200 क्वेश्चन हो जाए, ताकि आपको प्रीलिम्स निकालने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, और पूरा डिस्कशन के साथ ये हो रहा है, ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो चलिए करते हैं आज का क्लास स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 56 है दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है, आसानी से दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैब्लिशेस द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच में व्युत क्रमानुपाती, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, संबंध स्थापित करता है। ठीक, तो लेफर कर्व क्या होता है आपको पता है, ये आपका उल्टा यू होता है, जिसमें बताता है टैक्स रेट, और ये क्या है, ये समझ लीजिए टैक्स का रेट, ठीक है, और टैक्स का रेवेन्यू। तो टैक्स का रेट जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो ठीक है, रेवेन्यू आपका बढ़ेगा, टैक्स का रेवेन्यू बढ़ेगा, राजस्व प्राप्ति। लेकिन टैक्स दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे एक सीमा से, तो टैक्स रेवेन्यू आपका घटेगा, क्योंकि सब लोग बोलेंगे कि भाई हम क्यों जो है इतना टैक्स देंगे। ठीक है, तो टैक्स का लोग चोरी करने लगेगा। ठीक है, या फिर लोग जॉब ही नहीं करेगा, जब पूरा पैसा टैक्स के रूप में ही देगा, तो टैक्स का सरकार का कलेक्शन भी घटेगा। तो वो बताया लेफर कर्व, जो बताया कि टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच में उल्टा रिलेशनशिप होता है। तो वो तो हमें नहीं पूछा, हमें पूछा है महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में। तो फिलिप्स कर्व क्या होता है दोस्तों, ये आपको इन्फ्लेशन और आपका जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है उनके बीच में जो है उल्टा रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, एक तरफ हम इन्फ्लेशन का दर लिख सकते हैं, महंगाई का दर इधर वाई एक्सिस में, ठीक, और इधर हम लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जैसे आपको ही पता है, महंगाई अगर बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, तो इंडस्ट्री क्या करेगा, फैक्ट्री लगाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो बेरोजगारी दर बहुत ही ज़्यादा होगा। देखो, तो जब इन्फ्लेशन बहुत कम है, मतलब मान लो यहाँ है, तो बेरोजगारी दर देखो यहाँ पे है, ठीक है, इस एक्सिस यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इधर ऊपर जाने पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो आपका देखो बेरोजगारी का जो दर है वो घट रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये वो कौन बताया, फिलिप्स कर्व। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। फिर लॉरेंज कर्व जो है वो क्या करता है, आपको रिलेशनशिप दिखाता है, इनकम इनइक्वालिटी का बताता है, ये कितना इक्वालिटी उस अर्थव्यवस्था में है इनकम का। ठीक है, उसको लॉरेंज कर्व बोलते हैं। ठीक है, इसी से गिनी कोफिशिएंट भी आपका निकल के आता है। ठीक है, तो इसके लिए ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी है, और ये आपका नॉर्मल लाइन है। ठीक है, और ये लाइन ऑफ परफेक्ट इनइक्वालिटी है। ठीक, तो इसको बोलते हैं लॉरेंज कर्व। ठीक है, एक तरफ आपका होता है परसेंटेज पॉपुलेशन, ठीक है, और दूसरा तरफ होता है वेल्थ या वेल्थ। ठीक, तो ये जो लाइन है, ये लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी इनइक्वालिटी है, असमानता का परफेक्ट लाइन है आदर्श का, जो ये बोलता है कि एक व्यक्ति के पास पूरा इनकम है। और ये जो 45 डिग्री का आप लाइन देख रहे हो, ये क्या होता है, लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी। ठीक है, या लाइन ऑफ इक्वालिटी जो बोलता है कि 1% पॉपुलेशन के पास 1% वेल्थ है, 2% के पास 2%, और ये 45 डिग्री है, मतलब अगर tan थीटा निकालोगे तो y बराबर x होगा, मतलब जितना ये इधर का लेंथ होगा उतना इधर का लेंथ होगा, जितना इधर का लेंथ होगा उतना इधर का। ठीक है, इस लाइन के लॉन्ग, इसीलिए इसको लाइन ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी बोला जाता है। ठीक है, और उन दोनों के बीच में भी एक देश का निकाला जाता है, दोनों के बीच में जो होता है। ठीक है, तो इससे आपका गिनी कोफिशिएंट निकलता है। ठीक है, राइट, और पता चलता है कि कितना जो है उस अर्थव्यवस्था में इनइक्वालिटी है, उसको लॉरेंज कर्व बोलते हैं। कुजनेट कर्व दो होता है, एक बताता है तो दोनों तरफ आप लिख सकते हो जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, या इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक, और एक लॉरेंज कर्व होता है जो बताता है कि जैसे जैसे आपका जीडीपी का ग्रोथ होता है, वैसे वैसे हमारा जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन होता है, ख़राब होता है, वो बढ़ता है, वो क्या होता है, बढ़ता है। जैसे जैसे जीडीपी का ग्रोथ होगा, वैसे इन्वायरमेंट का नुकसान आप ज़्यादा करोगे। तो वाई एक्सिस में बना लो आप इन्वायरमेंटल का डिग्रेडेशन। ठीक, तो जैसे जैसे आप हमारा जीडीपी का ग्रोथ होगा, तो ऐसे वैसे इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन बढ़ेगा। लेकिन जीडीपी जब बहुत अच्छा हो जाएगा दोस्तों, जब वो डेवलप्ड देश होगा, तो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन वो कम करेगा, और वो ग्रीन जो है एनर्जी की तरफ मूव करेगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करेगा। जैसे भी यूरोप के देश है, शुरू में वहाँ पे आपका जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ तो खूब ज़्यादा वहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ, लेकिन एक बार वो जब डेवलप्ड कर गए, तो आप वो फोकस कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वहाँ कम हो रहा है, वो साइकिल यूज कर रहे हैं, वो ग्रीन टेक्नोलॉजी, हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर घटता है तो जीडीपी ग्रोथ का, तो जीडीपी ग्रोथ होने से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन शुरू में आपका बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपको
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए, इन्वायरमेंट को काटना पीटना पड़ेगा। लेकिन जब आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एक लेवल पे हो जाएगा, जीडीपी का ग्रोथ, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन आपका घटेगा, क्योंकि आपके पास अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जो रिसोर्स का कम यूज करेगी और अच्छे से यूज करेगी, पोल्यूशन कम करेगी। ठीक है, तो एक तो ये हुआ। दूसरा ग्राफ जो बनाया बताया कुजनेट ने, वो उन्होंने बताया कि जीडीपी का ग्रोथ का और इनइक्वलिटी का उन्होंने रिलेशन बताया, असमानता का। तो जैसे जैसे जीडीपी दोस्तों बढ़ेगा तो वैसे वैसे लोगों में असमानता भी बढ़ता है। ठीक है, हो सकता है कि इसलिए आप देखो कि जो पुअर कंट्री होते हैं वो और या डेवलपिंग कंट्री होते हैं, वहाँ पे आपका असमानता बहुत होता है। ठीक है, जैसे इंडिया में देखो डेवलपिंग कंट्री है तो असमानता बहुत ही ज़्यादा है। 1% इंडियन के जो टॉप इंडियन है जो वेल्थ के मामले में, पैसे के मामले में, उसके उसके पास पूरे देश का जो है लगभग 40% के आसपास क्या है, आपका वेल्थ है। लेकिन वही जब देश धीरे धीरे विकसित होता है तो वहाँ पे वो समानता की तरफ मूव करता है, इक्वालिटी की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो वही और इनइक्वालिटी वो घटता है। तो ये रिलेशन बताया कौन, कुजनेट ने, दो रिलेशन की, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है तो इन्वायरमेंटल डिविजन बढ़ेगा, उसके बाद घटता है, तो उल्टा यू का रिलेशनशिप है, इन्वर्टेड यू। और दूसरा इन्वायरमेंटल डिग्रेशन वाला, और दूसरा क्या है, इनकम इनइक्वालिटी वाला, जो जीडीपी का ग्रोथ बढ़ता है तो हमारा वो बढ़ेगा, फिर उसके बाद वो घटता है, कौन, इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, बाकी फिनिश कर मैंने आपको बता दिया, अनएम्प्लॉयमेंट और जो है इन्फ्लेशन का उल्टा रिलेशन है, लेफर का बता दिया, उल्टा यू रिलेशन है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का, और ऑरेंज कर आपको मैंने बता दिया कि वो जो है इनइक्वालिटी का जो है और रिलेशन वो बताता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो 56 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 57। बोला द टर्म डॉक्सिंग ऑफन मेंशनड इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो जो डॉक्सिंग है, जो जिसको न्यूज़ में जो पढ़ाया रहता है, उसका मतलब क्या होता है दोस्तों। डॉक्सिंग का मतलब होता है जब आप किसी यूजर का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, जो निजी उसका इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एक्सेस कर लेते हो। ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म जो में उसने जो रिलेशन रखा है, मान लो एक व्यक्ति है, ठीक है, उसका जो है इन्फॉर्मेशन आपका सोशल मीडिया में है, फेसबुक में है, ट्विटर में है। तो जब हम कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज तरीक़ा से बिना उसके पूछे, ठीक है, कोशिश करता है कि उसका इन्फॉर्मेशन को चुरा लेना, और चुरा के फिर उसका इन्फॉर्मेशन को शेयर कर देता है, ठीक है, ताकि उसको से यूज़र को ख़राब लगे, ठीक है, मतलब पब्लिक प्लेटफॉर्म में डाल देता है उसका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो उसको डॉक्सिंग दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो डॉक्सिंग क्या है, एक तरह का अनऑथराइज तरीक़ा से दूसरे किसी का पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेके और शेयर कर देना इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, तो उसको जो है डॉक्सिंग बोला जाता है, याद रखिएगा। तो इंटरनेट पे व्यक्तिगत या निजी जानकारी के अनधिकृत साझाकरण से संबंधित है डॉक्सिंग। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज़ है। बाकी अगर ऑप्शन बाकी देखें तो साइबर सिक्योरिटी मेजर्स अगेंस्ट ऑनलाइन हैकिंग, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए तो आपको अलग अलग हमारे पास जो है सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, जिसके द्वारा हम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को अपनाते हैं। लीगल प्रोसीजर्स फॉर द कॉपीराइट प्रोटेक्शन, उससे ये रिलेटेड नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, ये तो आपका ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ये सब जैसा है, तो कम्युनिकेशन के लिए तो ये भी आपका नहीं है। ठीक है, तो ये सब छोड़ दीजिए। तो आंसर आपका जो है डॉक्सिंग रिलेटेड है कि जब अनऑथराइज तरीका से हम किसी का प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को सोशल मीडिया से लेकर इंटरनेट पर शेयर कर देते हैं बिना उसके परमिशन के, तो उसको डॉक्सिंग बोला जाता है। अब अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, द एस्पायर स्कीम इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। तो एस्पायर स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है वो। तो एस्पायर स्कीम का अगर फुल फॉर्म देखोगे तो इसका फुल फॉर्म है ए स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन, रूरल इंडस्ट्री एंड इंटरप्रेन्योरशिप। मतलब गाँव में, तो एस्पायर स्कीम किसके लिए है, रूरल इंटरप्रेन्योरशिप के लिए है, और किसके लिए, गांव में इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए है। खासकर एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री है, मतलब गांव में एग्रीकल्चर ही जनरली होता है, तो वहाँ के लोग को रोज़गार देना, उनमें जो है उद्यमिता का प्रमोट करना, छोटे छोटे इंडस्ट्री को, एमएसएमई सेक्टर को प्रमोट करना, है ना, तो वो सारा चीज़ जो है ये काम करती है एस्पायर स्कीम। ठीक है, जिसमें लोगों को जो है आपको टेक्नोलॉजी भी दिया जाता है, छोटे मतलब जो गांव में जो लोग हैं उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करना, उनको इंटरप्रेन्योरशिप देना, उनके लिए लैब लेना ताकि वो अपना रिसर्च विसर्च कर पाए जो वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो ये सारा चीज़ के लिए है। ठीक है, इसके लिए हम लोग जो है प्राइवेट प्लेयर को जोड़ते भी हैं उनसे, ताकि वो जो सोच रहे हैं उनको एक अमली जामा दिया जा सके। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इसको जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एमएसएमई है, फिर केवीआईसी है, और भी बहुत इंडस्ट्री है, वो पार्टिसिपेट करती है एस्पायर स्कीम में, और फिर लोगों को जो है इंटरप्रेन्योरशिप देती है। ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है दोस्तों कि इसका मेन मकसद ये है कि गांव में जो है टेक्नोलॉजी और इंक्यूबेशन सेंटर दे के इंटरप्रेन्योरशिप को लाना। ठीक है, बाकी ये भी ठीक है, स्किल डेवलपमेंट वो भी ठीक है, लेकिन इस स्कीम का जो मेन मकसद है, इसका नाम में ही है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन। ये स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन
रूरल इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, एंड रूरल इंडस्ट्री एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 58 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। बाकी स्किल डेवलपमेंट सेंटर आपको पता है हमारे पास स्किल इंडिया मिशन है, ठीक है। एक और स्कीम है एस्पायर स्कीम है, और एक स्कीम है दोस्तों संकल्प। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए संकल्प जो स्कीम है वो किसके लिए, ठीक है। फिर रजिस्ट्रेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, ये तो नहीं है। और प्रमोट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये भी दोस्तों नहीं है। आंसर हो जाएगा 58 का बी। क्वेश्चन नंबर हम 59 देखते हैं। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क CTCN। तो जलवायु प्रौद्योगिकी केंद्र और नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो कोई भी जब इस तरह का संस्था या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट हो तो हमको उसमें पढ़ना चाहिए कि ये जो चीज़ है वो कब बना था, ठीक है, किसके अंदर में बना था, क्या इसका मेन काम है, क्या इसका इंडिया मेंबर है, ठीक है। तो मेन ये मोटा मोटी हमको पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि CTCN ने, ठीक है, 2024 में अपना 10 साल जो है वो पूरा किया है, ठीक है। तो CTCN जो बना था इसका नाम है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क, ठीक है। इसका काम है कि 2014 में बना था, और ये जो डेवलपिंग देश है उसको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप जो है, जैसे टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र, आपको पता है कि जो डेवलप्ड देश हैं, जो विकसित देश हैं, उसके पास टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ठीक है, क्लाइमेट से डील करने के लिए। तो लेकिन डेवलप्ड देश जो है आसानी से अपना टेक्नोलॉजी डेवलपिंग देशों को दे, पुअर देशों को दे, उसमें कुछ बाधाएं ना हो, उस बाधाओं को दूर करने का काम जो है CTCN आपका काम करता है। नाम ही इसका क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क। 2014 में बना था ताकि डेवलपिंग जो कंट्री है उसको सॉल्यूशन दिया जा सके, उसको समस्या का निवारण किया जा सके, ताकि जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र वो लेना चाहते हैं विदेशी देश से, जो डेवलप्ड देश है, तो उसको कोई उसमें दिक्कत ना हो। ये आपका डिमांड ड्रिवन अप्रोच पे काम करता है, कि मतलब डिमांड ड्रिवन मतलब डेवलपिंग देश को अगर डिमांड है कोई टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो वो डिमांड करेंगे तो भी जो देश को टेक्नोलॉजी, जिस देश टेक्नोलॉजी चाहिए उसको वहाँ से लेने में ये मदद करता है, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो मेन गोल यही है CTCN का इशू, फोस्टर द ट्रांसफर ऑफ क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फॉर लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। नाम ही है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क। दूसरा बोल रहा है, पहला बोल रहा है इट वॉज एस्टैब्लिश एट द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पेरिस इन समिट इन 2016। पेरिस समिट 2016 में हुआ था, लेकिन ये बना कब था दोस्तों, 2014 में बना था, ठीक है। तो CTCN जो है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म जो है उसको इम्प्लीमेंट करने का ये काम करता है, ठीक है। और इसको होस्ट कौन करता है, कौन इसको जो है इसका होस्ट करता है, वो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है इसको होस्ट करता है, ठीक है। ये तो इतना तो सही है, लेकिन ये 2016 में नहीं बना था, 2014 में बना था, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है। फिर बोला CTCN इज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द टेक्नोलॉजी मैकेनिज्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द पेरिस क्लाइमेट चेंज। तो ये हमारा जो है वो सही है। तो पहला गलत है और दूसरा तीसरा सही है। बोला कितने कथन सही हैं, तो हमारा ओनली 2 होगा आंसर, केवल 2 कथन हमारा सही है। 59 का आंसर जो होगा दोस्तों वो बी होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 59 हो गया। अब 60 देखते हैं, ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेस द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। जनरली ये देखा जाता है कि UPSC जो है वो आपका रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो डेली हर साल पूछे या 2 साल में या 3 साल में एक बार पूछता ही है इस। और ये आलतू फालतू रिपोर्ट का नाम नहीं पूछता है। बड़े बड़े जो संस्था होते हैं उसका रिपोर्ट आपको जानना चाहिए। जैसे IMF कौन सा रिपोर्ट जारी करता है आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक कौन सा रिपोर्ट जारी करता है पता होना चाहिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सा रिपोर्ट जारी करता है ये पता होना चाहिए। और अंकटाड को उतना फेमस रिपोर्ट नहीं, बस एक इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी करता है वो पता होना चाहिए, ठीक। तो चारों संस्था आपका काम ये है कि हाँ, तो हम वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है ये तो हम बता दे रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप करता है। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में दोस्तों देखो, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में बहुत सारे संस्था आते हैं, जिसमें 5 संस्था आते हैं, ठीक है, आपको मैंने बताया था, ठीक है, राइट। जिसमें IDA हो गया, ICSID हो गया, ठीक है, फिर IFC हो गया, फिर मेगा हो गया, है ना। तो ये सारा प्लस BRD हो गया, तो सारा संस्था आता है, जिसमें IBRD और IDO को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन जारी करता है, वो जारी करता है आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। आपका काम ये है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है वो कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है वो बताइए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है वो बताइए। और अंकटाड कौन कौन सा रिपोर्ट जारी करता है वो बताइए, ठीक है। मैंने यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ कि 60 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में
मैंने बताया 5 संस्था मिलके जो है वर्ल्ड बैंक का ग्रुप का निर्माण करते हैं। वैसे अगर सिर्फ वर्ल्ड बैंक पूछेगा तो वर्ल्ड बैंक में 2 संस्था होते हैं, एक होता है आईडीए और एक होता है आईबीआरडी। आईडीए मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी और आईबीआरडी मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इन तीनों का निर्माण जो है 1940 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों को ट्विन ब्रदर्स भी बोला जाता है या ब्रेटन वुड्स सिस्टर्स भी बोला जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 60 का बी। क्वेश्चन नंबर है 61, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द वाइट लेवल एटीएम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइट लेवल एटीएम के बारे में बताया गया है। तो वाइट लेवल एटीएम क्या होता है? एटीएम देखो अलग अलग टाइप का होता है, ठीक। एक को बोलते हैं बैंक लेवल एटीएम, ठीक है, बैंक लेवल। दूसरा होता है ब्राउन एटीएम, ठीक है। और तीसरा होता है वाइट एटीएम। तो ये जो एटीएम को अलग अलग टाइप में बांटा गया है वो इस आधार पे बांटा गया है कि उसमें पैसा कौन डालता है और बाकी का सर्विस मैनेज कौन करता है, जैसे है ना। तो बैंक लेवल एटीएम में क्या होता है, ये किसी बैंक का होता है, जैसे एसबीआई का होता है, वही उसको पैसा भी डालता है, बाकी जितना भी प्रक्रिया होता है, चाहे पैसा डालने में कोई दिक्कत हो रहा है, वो फिर पैसा निकालने में कोई दिक्कत हो रहा है, उसका गार्ड भी अपना रहेगा, सारा सर्विस ये एसी फेसी सारा जो चीज़ है वो ये खुद देखेगा, एटीएम से रिलेटेड सारा चीज़, ठीक। उसको बैंक लेवल एटीएम बोलते हैं। ब्राउन एटीएम में क्या होता है, इसमें जो पैसा जो डालता है वो बैंक डालता है, लेकिन बाकी का जो चीज़ है जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, सीसीटीवी कैमरा और भी दुनियादारी का चीज़ है वो किसी सर्विस प्रोवाइडर को देता है, उसको बोलते हैं ब्राउन एटीएम। मतलब पैसा का मामला बैंक देखेगा और बाकी चीज़ जो है वो दूसरे सब प्राइवेट लोग देखेंगे या दूसरे लोग देखेंगे। वाइट एटीएम क्या होता है, वाइट लेवल एटीएम, वो इसमें क्या होता है, पैसा भी कोई और डालता है, ये बैंक का नहीं होता है, पैसा कोई और डालता है, ठीक है, और सर्विस भी कोई और देता है। इसको नॉन बैंक एंटिटी ओन करते हैं, नॉन बैंक एंटिटी। जैसे कि टाटा टाटा है तो टाटा को कोई बैंक तो नहीं है, लेकिन इसका अपना एटीएम होता है, जैसे टाटा न्यू करके, है ना, टाटा न्यू एटीएम, ठीक। तो राइट, तो आपने देखा होगा वाइट एटीएम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें बैंक का लोगो ये सब नहीं होता है, पैसा भी नॉन बैंक वाले गैर बैंक वाले डालते हैं और बाकी सर्विस भी गैर बैंक वाले वो देखते हैं, ठीक है। तो इसको वाइट लेवल एटीएम बोलते हैं। वाइट लेवल एटीएम जो है वो सारा काम करता है जो आपका नॉर्मल एटीएम काम करता है, चाहे वो बैंक एटीएम हो या ब्राउन एटीएम हो, लेकिन थोड़ा सा ये सर्विस चार्ज ज़्यादा लेता है क्योंकि ये बैंक नहीं है कि पैसा आसानी से कमा लेगा, ठीक है। और इसका मेन काम जो है वो एटीएम खोल के सर्विस देना नहीं है, कुछ और करता है, लेकिन हाँ बाकी चीज़ भी एटीएम एटीएम भी खोलता है, इसलिए इसका चार्ज जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो हमें याद रखना है कि वाइट लेवल एटीएम वो है, बोला दे कैन एक्सेप्ट एंड सर्विस ऑल बैंक कस्टमर बाय चार्जिंग फ़ी। तो फी को चार्ज करके वो जो भी बैंक का कस्टमर्स हैं वो सारा फैसिलिटी वो दे सकता है, हाँ, लेकिन चार्ज थोड़ा अधिक करता है, तो ये ठीक है। फिर बोल रहा है दे आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द एनपीसीआई। बोल रहा है इसको ऑपरेशन कौन करता है, एनपीसीआई। तो देखो इसका मालिक कौन होता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। देखो इसका मालिक कौन होता है, जो नॉर्मल एटीएम होता है उसका मालिक या तो बैंक होता है ना, और बाकी चीज़ कोई और करता है, जो हमने बताया था, जो बैंक एटीएम है वो सारा चीज़ बैंक देखेगा, बाकी ब्राउन में एटीएम में मालिक वही होता है, बैंक होता है, लेकिन बाकी चीज़ कोई और करता है। लेकिन वाइट एटीएम में जो ओनरशिप होता है, ये ऑपरेशन ओनरशिप किसके हाथ में होता है, ये नॉन बैंक के अंदर में होता है और वही इसको जो है ऑपरेट करता है। एनपीसीआई का इससे कोई काम नहीं है। जितने भी इंडिया में एटीएम है उसको आपस में लिंक करने का काम जो है वो आपका एनपीसीआई करता है, लेकिन उसको ओनरशिप या ऑपरेशन का काम ये नहीं करता है। भारत में जो एटीएम लिंक है वो नेशनल फाइनेंशियल स्विच एनएफएस बोलते हैं उस टेक्नोलॉजी को, वो उससे लिंक होता है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत होगा कि इसका स्वामित्व जो है नॉन बैंक होता है, गैर बैंक होता है, ना कि आपका एनपीसीआई करता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा आंसर वो ऑप्शन 1 होगा। हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि जो एनपीसीआई संस्था है इसका कब ये बना था और क्या ये सरकारी संस्था है या प्राइवेट संस्था है, ठीक है, बताइए लिख के, ठीक। देखिए जो भी हम होमवर्क देते हैं उसको लाइटली नहीं लेना है, हल्के में मजाक में नहीं लेना है, सीरियसली लेना है। ये आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में और फैक्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने में जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, इसलिए याद रखिएगा। तो कितना फ़ी जो है वाइट लेवल एटीएम लेगा उसको आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है, क्योंकि आरबीआई के पास पावर है बैंक और नॉन बैंक दोनों को रेगुलेट करने का। जहाँ भी कैश का मामला है आरबीआई जो है वो रेगुलेट उसको कर सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 62, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चार्जेज मेड इन गवर्नमेंट बजटिंग टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। बोल रहा है कि सरकारी बजट को अधिक कुशल और प्रभावी बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन किए गए हैं।
आपको पता है कि सरकार ने हाल ही में बहुत सारा जो है चेंज किया है बजट को और भी अच्छे से करने के लिए। जैसे हमने क्या किया दोस्तों कि पहले प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को अलग अलग हम दिखाते थे। योजनाकृत एक्सपेंडिचर और गैर योजनाकृत एक्सपेंडिचर को अलग अलग क्लासीफाई करते थे, क्योंकि हमारे पास 12th 5 ईयर प्लान तक 2000 आपका जो है चल रहा था, 2017 तक चल रहा था। लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, आपको उसको हटा के प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग 2014-15 में ले आए, तो उसके बाद प्लान एक्सपेंडिचर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर को हटा दिया। वैसे भी अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन का बात करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं बोलता था कि बजट में जो भी खर्चा है उसको प्लान और नॉन प्लान में बांटो। हाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 112 के तहत जो हम लोग बजट लेके आते हैं, जिसको ऑफिशियल में हम लोग औपचारिक रूप से एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी बजट का उल्लेख हमारा नहीं है। उसकी जगह क्या लिखा हुआ है, वार्षिक जो है वित्तीय कथन लिखा हुआ है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो लिखा, उसमें लिखा हुआ है कि खर्चा को 2 पार्ट में बांटना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना। उसको हम लोग को प्लान नॉन प्लान में नहीं बांटनी थी, इसलिए सरकार ने प्लान और नॉन प्लान जो खर्चा था उसको ख़त्म कर दिया। तो ये सरकार ने सुधार किया है। तो क्लासिफिकेशन इनटू प्लान एंड नॉन प्लान जो है, इसमें जो है सरकार ने बोल रहा है कि क्लासीफाई किया, क्लासीफाई नहीं किया, क्लासिफिकेशन को सरकार ने क्या कर दिया दोस्तों, रद्द कर दिया है। क्या कर दिया है, रद्द। तो क्लासीफाई नहीं किया है, उसको रद्द किया है, ठीक। दूसरा सरकार ने क्या किया, पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग होता था, ठीक है। और इसके लिए जो है एक एकवर्त समिति था, उसने सुझाव दिया था सरकार को बहुत पहले, आज़ादी के भी पहले 1920 के दशक में। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कब दिया था, मेरे को जितना याद आ रहा है 1927 के आसपास का डेटा है। ये एकवर्त एक समिति थी, उसने सुझाव दिया था कि रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग कर दें। अंग्रेज इसलिए चाहते थे जनरल बजट और रेलवे बजट को अलग करना, क्योंकि उस समय रेलवे का बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंस था और अंग्रेज जो है रेलवे को एक पूरा भारत में फैलाना चाहते थे, ठीक है, ताकि जो है वो अपना सामान कच्चा माल जो है आसानी से वो भारत के बाज़ार से ले ले और अपना जो है फिनिश प्रोडक्ट बना हुआ सामान जो है भारत के बाज़ार में बेचे। और इसके लिए उसको एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का ज़रूरत था, और रेलवे इसके लिए उसके लिए सबसे अच्छा जो है साबित हुआ। इसलिए अंग्रेज जो है रेलवे बजट और जनरल बजट को अलग अलग कर दिए, ताकि रेलवे में स्पेशल रूप से ध्यान दिया जा सके। और ये कंटिन्यू हुआ, रेलवे बजट और जनरल बजट एक साथ आते आते फिर जाके एक समिति बना जिसका नाम था विवेक देवराय समिति। उस समिति ने सुझाव दिया, ठीक है। फिर हम लोगों ने रेलवे बजट और जनरल बजट को जो अलग अलग था उसको ख़त्म कर दिया। अब एक ही बजट जो है एक साथ आता है, रेलवे बजट और मतलब आज अलग से आता ही नहीं है, तो मर्ज कर दिया हमने रेलवे जनरल बजट को। तो ये हमारा सही है, विलय कर दिया। फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होता है जिसमें केंद्र सरकार जो है पैसा डालता है और राज्य सरकार भी पैसा डालता है, ठीक है। केंद्र सरकार मोटा मोटी उसका पूरा देखता है सारा चीज़ को, ठीक है, उसका पॉलिसी वॉलिसी बनाना, उसका ड्राफ्ट तैयार करना, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी जो होता है वो राज्य सरकार को होती है। तो जब जितना ज़्यादा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बढ़ेगा दोस्तों, उससे क्या होगा, राज्य सरकार को अलग से उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो हेल्थ के लिए भी कोई सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, एजुकेशन के लिए भी और चीज़ों के लिए भी, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पूरा पैसा तो केंद्र सरकार नहीं दे रहा है ना, राज्य सरकार भी पैसा देता है, या तो 40% या तो 25% या 10%, डिपेंडिंग कि कौन से स्टेट है, चाहे हिल स्टेट है या स्पेशल स्टेट्स है या फिर नॉर्मल स्टेट्स है, पहाड़ी एरिया या प्लेन स्टेट्स है, ठीक है। तो अगर जितना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बढ़ेगा, उससे क्या होगा, राज्य सरकार को उसके लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र सरकार लिमिटेड अमाउंट में पैसा दे रही है। तो इससे क्या होगा, राज्य सरकार जो है जो उसके पास अपना खुद का पैसा है वो उसके अपने स्कीम में नहीं लगा सकती है, ठीक है। इसलिए सरकार ने क्या किया, बहुत सारे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थे, जो जिसका जो विशेषता था, फंक्शन था, वो एक जैसा था, उसको सरकार ने मर्ज किया दिया, ठीक है। और पहले जो है लगभग 66 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हुआ करते थे, 66, सरकार ने उसको घटा के 28 कर दिया। और फिर पूरे स्कीम को जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को हम लोगों ने जो है 3 कैटेगरी में बांटा, कोर ऑफ द कोर स्कीम में और 2 ऑप्शनल स्कीम में, ठीक है। कोर ऑफ द कोर स्कीम में, कोर ऑफ द कोर स्कीम में, ठीक है, और ऑप्शनल स्कीम में, ठीक है। जिसमें से कोर स्कीम जो है वो आपका है 6, कोर ऑफ द कोर है 6, कोर स्कीम है 20 और ऑप्शनल स्कीम है 2, ठीक है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम को बढ़ाया और उसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चर करना। तो ये जो है हमारा वो सही है और दूसरा भी सही है, तो करेक्ट आंसर। अब देखिए तीसरा हमको पता है गलत है, तीसरा का गलत आपने किया तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म हो गया, तो आंसर आपका निकल गया 1 और 2, राइट। तो 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 63, बोला विथ रेफरेंस टू द क्रिस्टल मेज 2 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोला इट इज एन एडवांस्ड एयर लॉन्च्ड मिसाइल
डेवलप बाय इंडिया अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। पहली बात देखिए क्रिस्टल मेस 2, थोड़ा नाम जो है हिंदी नाम नहीं है। इंडिया का अगर मिसाइल का नाम होता एयर लॉन्च मिसाइल तो क्या नाम होता है? ब्रह्मोस होता है ना, या फिर पृथ्वी होता है, ठीक है, राइट। अगर लॉन्च मिसाइल का नाम होता है हिंदी नाम होगा, है ना। इंडिया का मिशन का नाम होता है गगनयान, मंगलयान, समुद्रयान, ठीक। अलग से कोई इंग्लिश वाला नाम नहीं रहेगा, इसका मतलब ये इंडिया के द्वारा नहीं होगा, ये आप काट लीजिए। तो इसको जो डेवलप किया है ये एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम है, ठीक है, हवा से मिसाइल लॉन्च करने का सिस्टम है, ठीक है, जिसका डेवलप किया है इजराइल ने, ठीक है। और ये लंबे लंबे दूरी तक जो है ये ट्रैवल करता है, इस 250 किलोमीटर तक इसको मारने का जो है वो क्षमता अपना होता है। तो बोल रहा है इट इज़ कैपेबल ऑफ हिटिंग ए टारगेट ओवर 250 किलोमीटर्स अवे। तो ये जो है हमारा एकदम सही है। भारत में हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने जो है इसको इजराइल से लिया है। और ये एक तरह का बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल मतलब जो ग्रेविटी पे काम करता है, ठीक है, और उसका एक जो उसको डायरेक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार अगर लॉन्च हो गया तो फिर वो अपना आराम से गिरेगा। लेकिन जो आपका क्रूज मिसाइल होता है उसके डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसका हाइट ज़्यादा होता है, मतलब वो पैराबोला इस तरह का जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रूज मिसाइल जो है सीधे सीधे लाइन में जाता है और इसमें ग्रेविटी का उतना कुछ खास रोल नहीं होता है। लेकिन इसमें फ्यूल का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि आपको पूरा डायरेक्शन को मेंटेन करना पड़ता है पूरा जर्नी के दौरान। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है उसके डायरेक्शन को हमको मेंटेन करना नहीं होता है, क्योंकि एक बार यहाँ पे आप छोड़ देंगे उसके बाद फिर ग्रेविटी अपना काम करके इसको नीचे खींच देगा, ठीक है। तो एनर्जी इसमें कम चाहिए लॉन्च करने के लिए, लेकिन इसके डायरेक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। कौन सा मिसाइल? बैलिस्टिक मिसाइल। जैसे पृथ्वी जैसा मिसाइल है वो बैलिस्टिक मिसाइल। फिर बोला इट इज डिजाइन टू टारगेट हाई वैल्यू मूवेबल एंड रीलोकेटेबल एसेट्स लाइक फाइटर एयरक्राफ्ट। तो ठीक है, एयर से लॉन्च करने वाला मिसाइल है, तो जो मूव कर रहा है उसको हम लोग लॉन्च कर उसको टारगेट कर सकते हैं, उसको उड़ा सकते हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट को भी उड़ाने का काम ये करता है, तो ये ठीक है। कितने कथन सही हैं? ठीक है, तो 2 कथन सही हैं, ओनली 2 हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। वो विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स गिवन बिलो आर पब्लिश्ड बाय द IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, ठीक है, जिसका निर्माण 1944 में 1944 में किया गया था, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है? अभी अब एक रिपोर्ट हमने देखा वर्ल्ड बैंक ने जारी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब आप IMF के बारे में समझिए। IMF जो है 1944 में बना था, 44 देश मिल के जो है ब्रिटेन और अमेरिका में वहाँ पे मीटिंग हुआ था। और इसका जो मेन काम है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को कोई देश में ना हो उसको रेगुलेट करना इसका जो है मेन काम है, ठीक। तो कौन कौन रिपोर्ट जारी करता है? बोल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हाँ ये जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। फिर बोल रहा है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है दोस्तों वो जारी कौन करता है? वो जारी करता है वर्ल्ड बैंक। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये करता है आपका वर्ल्ड बैंक, तो ये नहीं होगा। एक होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, वो जारी करता है आपका कौन? वर्ल्ड IMF करता है, ठीक है। इसके अलावा IMF जारी करता है आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट, तो ये जारी करता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो आंसर जो होगा दूसरा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया, ये चला गया। तो आंसर जो हो जाएगा 64 का C। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 65। UPI से हमारा प्रश्न है। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द UPI से सभी लोग पेमेंट करते हैं, है ना, लगभग लोग। तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया। UPSC का ये है कि भाई जो डे टू डे में आप यूज कर रहे हो टेक्नोलॉजी उसके बारे में ये क्वेश्चन पूछता है। तो बोल रहा है कि UPI के बारे में, द UPI लाइट ऐप कैन होल्ड ओनली ए मैक्सिमम 2000 कैश एट ए टाइम, ठीक है। तो देखो UPI में क्या होता था, हर बार हमको पेमेंट अगर करना है तो उसके लिए आपको जारी क्या देना पड़ता है? पिन डालना पड़ता है। तो सरकार ने बोला कि ठीक है UPI आप अपने बैंक से कुछ पैसा जो है UPI लाइट में डाल दीजिए, ठीक है, और आपको बार बार पिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है, और आसानी से जो है पैसा पेमेंट कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? मान लीजिए किसी एरिया में इंटरनेट नहीं भी है और आपको पेमेंट अगर करना है तो UPI लाइट में अगर आपका पैसा पड़ा हुआ है 2000 रुपये से उसमें ज़्यादा हम नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, तो उससे आप पेमेंट कर सकते हो, भले वहाँ पे इंटरनेट सुविधा हो या ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं UPI लाइट। और एक साथ जो है हम UPI लाइट से जो पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों 500 रुपये ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और एक दिन में हम जो है अपने खाता में UPI लाइट अकाउंट में, देखो यहाँ पे UPI लाइट ऐप लिखा है, ठीक, तो UPI लाइट जो अकाउंट है उसमें हम 4000 रुपया तक रख सकते हैं, उतना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन UPI लाइट जो ऐप है
ऐप के द्वारा हम मैक्सिमम जो है 2000 रुपया अपने अकाउंट में रख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप के बारे में पूछा है तो ये सही है। और कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, एक बार हम ट्रांजेक्शन करते हैं 500 रुपये, ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। तो इसको स्मॉल पेमेंट के लिए दोस्तों ये लाया गया था UPI लाइट। ठीक है, चलो ये हो गया। उसके बाद ध्यान रखना है कि इसको लेके कौन आया, इसको लेके आया NPCI ने UPI में 2 विशेषता लेके आया। पहला ये कि आप जो है UPI के द्वारा कैश डिपॉजिट जो मशीन है उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, कैश डिपॉजिट मशीन में UPI के द्वारा जो है आप पैसा डाल सकते हैं अपने अकाउंट में। आपको अलग से डेबिट कार्ड का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। UPI से स्कैन करके QR कोड को, कैश डिपॉजिट जो मशीन है उसमें QR कोड को स्कैन करके आप जो है अमाउंट कितना आपको डिपॉजिट करना है वो आप डाल सकते हैं खाते में। इससे आपको दूसरे के अकाउंट में पैसा चला जाएगा। अलग से डेबिट कार्ड से पैसा निकाल के फिर कैश डिपॉजिट मशीन में डालने का ज़रूरत नहीं है। राइट। दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन है तो हम लोग उससे पहले रिचार्ज करते हैं, उसके बाद जो है उसका यूज करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीपेड। पहले पे करो फिर यूज करो। तो प्रीपेड पेमेंट जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें भी हम लोग पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। किसके द्वारा, UPI के द्वारा। जैसे UPI से हम लोग रिचार्ज करते हैं, सारा चीज़ करते हैं। तो बोल रहा है कि यूजर्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू इंटर द UPI पिन टू कन्फर्म UPI लाइट इंस्ट्रूमेंट। तो ये ठीक है, पिन बार बार डालने का ज़रूरत UPI लाइट में नहीं है। फिर बोला UPI अलाउ यूजर्स टू डिपॉजिट कैश एट कैश डिपॉजिट मशीन विदाउट यूजिंग ए क्रेडिट डेबिट कार्ड। तो ये भी हमारा जो है वो सही है, बिना क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज किए जो है हम पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कितने कथन सही हैं, तो ऑल 3 आर करेक्ट। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर हम 66 देखते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडियाज एनुअल बजट एज मेंशन बाय द FRBM एक्ट, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट इसलिए लाया गया था क्योंकि सरकार का जो खर्चा था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। फिजिकल डेफिसिट ये सब बढ़ गया था राज्य का और केंद्र का भी, तब उसको मैनेज करने के लिए ठीक है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 लाया गया था। फिर उसको रिव्यू करने के लिए NK सिंह समिति लाया गया था। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ने बोला था कि जब भी सरकार जो बजट अपने पास, अपने बजट जो है लोकसभा में या सदन में रखता है, पार्लियामेंट में रखता है, तो बजट रखने के साथ साथ उसको 3 डॉक्यूमेंट जो है वो बजट के साथ डालना पड़ेगा। पहला है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, ये डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिजिकल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट डालना पड़ेगा और माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट डालना पड़ेगा। ये 3 स्टेटमेंट जो है बजट के साथ सरकार को रखना पड़ेगा सदन में। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नहीं था कुछ ऐसा चीज़, तो ये हमारा आंसर यही होगा कि ये रिपोर्ट को नहीं रखने का बात किया गया था किसमें, FRBM एक्ट में। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि अगर आप जो फीचर फ़ोन होता है, ठीक है, जो कीपैड फ़ोन होता है उससे अगर आपको पेमेंट करना है तो उसके लिए UPI क्या है, 123 हैश है या कुछ और है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। ठीक है। अच्छा, फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी रिपोर्ट है इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है RBI और ये हाफ ईयरली होता है। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार आएगा। ठीक है, चलो उसके अलावा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए 1-2 रिपोर्ट का नाम जो RBI जारी करता है। तो 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन BCD, नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर है 67। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। राष्ट्र लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 67 है दोस्तों। बोल रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स। राष्ट्र लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है एट प्रेजेंट द CSO यूजेज 2014-15 एज द बेस ईयर। आपको भी पता है कि CSO या NSO जो बेस ईयर यूज करता है, ठीक है, GDP कैलकुलेशन के लिए पहले 2004-5 हुआ करता था, उसको चेंज करके 2011-12 है। ठीक है, तो बेस ईयर 2014-15 नहीं है। बात चल रही है कि 2014-15 बेस ईयर करने की, लेकिन ये अभी तक हुआ नहीं है, तो ये वाला गलत होगा। फिर बोल रहा है इन कैलकुलेटिंग द रियल एंड नॉमिनल GDP ऑफ द करेंट ईयर द प्रोडक्शन वॉल्यूम इज फिक्स्ड। ठीक है, चाहे रियल जो आपको देखो रियल GDP प्राप्त करना हो या नॉमिनल GDP प्राप्त करना है तो प्रोडक्शन हम लोग फिक्स रखते हैं। हाँ, रियल GDP में क्या करते हैं, जो प्राइस लेते हैं वो बेस ईयर का लेते हैं और नॉमिनल GDP में प्राइस जो है वो करेंट ईयर का लेते हैं। जैसे कि मान लो किसी साल 10 पीस मैगी जो है बन रहा है, ठीक है, मान लो 2000 अभी चल रहा है 2024-25, तो मैगी का रेट मान लो एक पैकेट का 12 रुपया है, तो 10 पीस का कितना हो गया 120 रुपया। तो ये हो गया नॉमिनल GDP 2024-25 के रेट के हिसाब से। वहीं 2000 मान लो 11-12 में
मैगी का रेट 10 रुपये वाला मैगी जो था, मान लो 10 रुपये मिल रहा था, ठीक है। और तो अगर हम 2011-12 मतलब आधार वर्ष की तुलना में अगर 2024-25 का जीडीपी निकाले तो 10 पीस मैगी इंटू 10 रुपये तो कितना आएगा, 100 रुपया। तो चाहे आप रियल जीडीपी कैलकुलेट करो, नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करो, जो प्रोडक्शन वॉल्यूम है, मतलब यहाँ 10 पीस मैगी वो फिक्स है, ये सेम है, ये सही है। तो आंसर जो होगा, सही कथन जो पूछा है वो ऑप्शन 2 होगा, ठीक है। अब देखिए, इसी से आपका जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है। जीडीपी डिफ्लेटर बराबर नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी, ठीक है। और जीडीपी डिफ्लेटर जो है महंगाई नापने का सबसे बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन नंबर है 68। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मसाला बॉन्ड। मसाला बॉन्ड के बारे में। तो बॉन्ड है, बॉन्ड का मतलब क्या होता है, कोई भी कागज़ का टुकड़ा जिससे आप लोन लेते हो। तो बॉन्ड एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है जो लोन लेने के काम आता है और बदले में आप उसको क्या देते हो, ब्याज देते हो, ठीक है। नाम मसाला इसलिए पड़ा क्योंकि भारत की कंपनियां इसको जो है विदेश में जाके इशू करती है। ऑफशोर कैपिटल मार्केट में, विदेशी कैपिटल मार्केट में इसको इशू किया जाता है और ये इंडियन रुपया में डिनोमिनेटेड होता है, मतलब इसका मूल्य जो होता है वो रुपया में होता है, ठीक। इसको सबसे पहली बार इशू किए थे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने, जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक पार्ट है, उसने जो है इशू किया था भारत के बिहाफ पे, ठीक है। 2014 में इसको जो है लॉन्च किया गया था ताकि प्राइवेट सेक्टर को विदेश से पैसा मिले। पहले वो लोग डॉलर में लेते थे, तो डॉलर में चूँकि रुपया और डॉलर का एक्सचेंज रेट के कारण उनको दिक्कत होता था, इसीलिए भारत की सरकार ने सोचा कि अगर रुपया में ही अगर हम बाहर से लोन लें तो हमको उसको चुकाना बहुत आसान होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट का मगजमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मसाला बॉन्ड ले गए। मसाला नाम इसलिए पड़ा क्योंकि भारत का मसाला फेमस है, इसलिए उसको एक सिंबल देने के लिए मसाला बॉन्ड नाम पड़ा, जिसमें विदेशी कंपनियां जो है अपना शेयर कैपिटल मार्केट में किसी फॉरेन प्लेयर के द्वारा, जैसे यहाँ पे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है, उसको उसके द्वारा इशू करती है मसाला बॉन्ड को। जैसे लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इशू किया जा सकता है। आपको पता है कि मान लो बीएसएनएल है या फिर एयर इंडिया, फिर रिलायंस है, टाटा है, वो डायरेक्टली जो है लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हो सकती है, सूचीबद्ध नहीं हो सकती है उसका बॉन्ड। इसीलिए वो क्या करता है, ऐसी कंपनियाँ जो लेन देन करती है किसी विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में, उसको अपना शेयर बेचता है, फिर वो कंपनियां जो है वो उसको बॉन्ड बेचता है और उसके बाद वो कंपनी जो है विदेश के स्टॉक एक्सचेंज में इशू करती है उस बॉन्ड को, और इसका रुपया में डिनोमिनेशन होता है, इसको मसाला बॉन्ड कहा जाता है, ठीक है। तो ये ठीक है। तो पहला गलत है कि मसाला बॉन्ड भारतीय पूंजी बाजार में जारी नहीं किया जाता है, ये तो कुछ और है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2 ओनली, तो ये होगा सही। और वहीं अगर विदेश की कंपनियां जो है अगर भारत के शेयर मार्केट से पैसा उठाना चाहती है बिना जो है लिस्ट किए, तो वो इशू करती है महाराजा बॉन्ड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि पांडा बॉन्ड क्या होता है, बताइए जल्दी फटाक के। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 68 का बी। ऑप्शन नंबर देखते हैं 69। बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम डीपीएपी, ठीक है, वाज लॉन्च ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। डीपीएपी मतलब ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा। सूखा एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए एक प्रोग्राम चला था जिसका नाम है डीपीएपी। और आपको पता है फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भाई इतना तो हम लोग एग्रीकल्चर इस पे फोकस नहीं किए थे, हम लोग इसको फोकस किए थे, लाया गया था 1973 से 74 में, ठीक है। और 1973 से 74 किसका समय था, फोर्थ 5 ईयर प्लान का समय था, 1969 से लेके 74 तक। तो उसी के बीच में जो है आपका लाया गया था क्या, ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरह से भी इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो यार। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी तो सूखा पे उतना फोकस, उसमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री थोड़ा मोड़ा उस पर फोकस किए थे, ठीक। तो ये हमारा गलत होगा। उसके बाद बोल रहा है रोलिंग प्लान कब आया था, तो बोल रहा है फिफ्थ 5 ईयर प्लान के रिजेक्शन के बाद जो इम्प्लीमेंट किया गया था। तो बोल रहा है कि 5 ईयर प्लान, देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइमिंग क्या था, 1947 से 52, ठीक। सेकंड का क्या था, 1952 से 57। थर्ड का क्या था, 1960 से 65, बीच में ही प्लान हॉलीडे था 3 साल का। फिर फोर्थ 5 ईयर प्लान का क्या था, 1900 जो है 65 से 70, ठीक है। और 5 का क्या प्लान था, 1972 से 77, ठीक है, यहाँ भी 2 साल का गैप था। उसके बाद चालू हुआ 1980 से 85 के बीच में सिक्स 5 ईयर प्लान। तो जब फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है वो आपका ख़त्म हो रहा था,
तो उसके बाद जो है मतलब कंटिन्यू पीरियड में आपको पता है कि इमरजेंसी का पीरियड था 1975 से 77 और सरकार भी चेंज हो गई थी, है ना, जनता पार्टी आ गई थी। तो उसने क्या किया था, 72 से 77 का जो 5 ईयर प्लान था उसको रिजेक्ट करके वो लेके आता है रोलिंग प्लान, एक एक साल का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रोलिंग प्लान बोलते थे। 5 ईयर प्लान का रिजेक्ट करके फिर 5 ईयर प्लान को रिजेक्ट करके लाया गया था क्योंकि सरकार चेंज हो गई थी, राइट। तो आंसर जो होगा वो होगा करेक्ट बी, ठीक है। तो 69 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर जाके सरकार जो चेंज होती है, फिर इंदिरा गांधी आती है 1980 में, फिर वो रोलिंग प्लान जो होता है मोरारजी गवर्नमेंट का, वो ख़त्म करके ले आती है 1980 से 85, ठीक है, 5 ईयर प्लान। बोल रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच। अब देखिए हम लोगों ने ड्राउट एरिया को डेवलपमेंट करने के लिए जो है 4 5 ईयर प्लान में 1974 से 77 तक 1973 74 में जो है लेके आया, ठीक है। तो 4 5 ईयर प्लान में जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है। और प्लस जो है हम लोग को और भी उसमें इमरजेंसी का कार्यकाल था। तब इसीलिए जो है बफर स्टॉक का कॉन्सेप्ट जो है 4 5 ईयर प्लान में लाया गया था 1969 से लेके 74 तक, क्योंकि हम लोग को इस समय जो है अनाज को स्टोर करने का ज़रूरत पड़ा था, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आया, वो कंटिन्यू हो रहा था। तो सरकार जो एक्सेस अनाज प्रोड्यूस कर रही थी उसको इमरजेंसी के सिचुएशन में यूज करना, ताकि प्राइस का फ्लक्चुएशन उतना ना हो इमरजेंसी, तब जाके सरकार सोची कि हम बफर स्टॉक लेके आएंगे जहाँ पे अनाज को भंडार करेंगे। बफर स्टॉक का मतलब वही तो बड़ा बड़ा गोदाम जहाँ पे अनाज स्टोर करती है। अभी भी पता है आपको कि जो हमारा फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है वो किसानों से जो है एमएसपी पे प्रोक्योरमेंट करती है और उसको फिर वो बफर स्टॉक में स्टॉक करती है। फिर पीडीएस स्कीम के तहत पैसा जो है अनाज दिया जाता है। फिर जब और भी ज़रूरत हो तो फूड सिक्योरिटी को भी दूर करने के लिए काम होता है, चाहे वो डिजास्टर विजास्टर हो उस समय, या भी बहुत ज़्यादा प्राइस अप डाउन हो तो उस समय भी जो है गोदाम से, सरकारी गोदाम से अनाज मार्केट में डाला जाता है। तो उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। बफर स्टॉक जो है वो चौथे 5 ईयर प्लान में चला था 1969 से लेके 74 में। सेम आपका डॉट प्रोनेरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम भी आपका चला था उस समय। तो आंसर क्या होगा, 4 5 ईयर प्लान। अब देखो ये बताइए कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 3rd 5 ईयर प्लान किस पे फोकस था और 11th 5 ईयर प्लान जो है वो किस पे फोकस का था। 11th 5 ईयर प्लान का थीम क्या था और 12th 5 ईयर प्लान का थीम था, ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। आंसर जो है होगा वो हो जाएगा 70 का सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू द कलवरी क्लास सबमेरीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बोल रहा है कलवरी क्लास सबमेरीन जो है वो न्यूक्लियर पावर प्रोपल्सन सबमेरीन है, ये गलत है। देखो इंडिया का जो कलवरी क्लास सबमेरीन है, ठीक है, वो किसके माध्यम से लॉन्च किया गया था, इसके लिए हमारे पास प्रोजेक्ट 75 आई है, जो इंडिया और हमारा फ्रांस के बीच में जो है वो आपका एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जिसके तहत हम लोग 8 सबमेरीन को, तो इसके लिए प्रोजेक्ट 75 आई चल रहा है। प्रोजेक्ट 75 आई का मतलब इंडिया, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। इसके तहत 6 जो है हम डीजल इलेक्ट्रिक, मतलब वो डीजल से चलेगा। डीजल अब जलेगा, ऑक्सीजन चाहिए, आपको पता है डीजल एक फ्यूल होता है, उसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको क्या करता है, ऐसी सबमरीन को बार बार जो है समुद्र से बाहर आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, तभी वो जल पाएगा और चल पाएगा अंदर, है ना। अगर न्यूक्लियर पावर सबमरीन होता तो उसको बार बार आने की जरूरत नहीं होता, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फ्यूल का जलते रहता है, उसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो जो कलवरी क्लास सबमरीन बना रहे हैं उसमें हम लोग यूज कर रहे हैं डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वो है, ठीक है। और इसको जो है सभी स्कॉर्पिन क्लास का सबमरीन है, जिसको इंडिया और फ्रांस मिल के बना रहा है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है। फ्रांस इसका मदद कर रहा है, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहा है और बनाने में मदद करेगा, ठीक है। इसमें जो है एयर प्रोपल्सन सिस्टम होता है। क्या होता है, एयर प्रोपल्सन सिस्टम होता है, जिसमें एयर प्रोपल्सन मतलब बार बार उसको जो है हवा लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। अब क्या किया जा रहा है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन में ही एक सिस्टम लेके आया जा रहा है जिसको एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन बोलते हैं, ताकि उसको बार बार जो है हवा के लिए छोटे छोटे समय के लिए ना आना पड़े। आएगा वो, लेकिन लंबे समय में आएगा, बहुत देर बाद आएगा सतह पे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर पावर नहीं है, डीजल पावर सबमरीन है और स्कॉर्पिन क्लास का सबमरीन है। फ्रांस मदद किया है, याद रखना है हमको। हाल ही में पाकिस्तान ने जो है चाइना के द्वारा दिया गया हैंगर क्लास सबमरीन को अपने इंडियन नेवी में लगाया है। हैंगर क्लास सबमरीन, तो हैंगर क्लास सबमरीन किसका है, पाकिस्तान को चाइना ने दिया है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कल बोल रहा है कलवरी क्लास सबमरीन जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, गलत हो गया। भी कलवरी क्लास सबमरीन को बिल्ड किया क्या है, रसिया की मदद से, गलत हो गया। तो कौन सा कथन सही है बताओ, डी होगा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 72,